हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी एंड आज के 15 मिनट सीरीज में हम लोग 15 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं एवोल्यूशन, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसका डिटेल वन शॉट में नीचे पिन करके जाऊंगी। ये पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 15 मिनट में मैंने सारे चैप्टर्स कराए हैं उसको भी नीचे मैं पिन करके जाऊंगी। यानी सारे नोट्स, माइंड मैप्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं। तो एवोल्यूशन में सबसे पहले आता है व्हाट इज एवोल्यूशन। इट इज अ चेंजेस इन द लाइफ फॉर्म, फ्लोरा फौना टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। हिस्ट्री पूरी अगर पढ़ेंगे तो वो एवोल्यूशन कहलाती है। इसमें सबसे पहले आपको 3 चीजें पढ़नी है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग थ्योरी, जो कि कहती थी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम बनी, ग्रेविटेशन की वजह से वो नजदीक आई, कंडेंसेशन हुई और गैलेक्सी बनी। हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आकाशगंगा गैलेक्सी। दूसरा वो कहते हैं कि जब भी आप स्टार की तरफ देखते हैं तो बेसिकली एक्चुअली में वहां स्टार अभी प्रेजेंट नहीं है, यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि स्टार की लाइट आने में ही इतना समय लग गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार अभी प्रेजेंट है। तो द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड द अर्थ इट इज कॉल्ड एज स्टेलर डिस्टेंसेस एंड दिस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स। ओके, अब कहते हैं कि यूनिवर्स तो 20 बिलियन ईयर्स अगो आया, बट और अर्थ कब आई? अर्थ मेरे बच्चों 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई। अर्ली अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, वोल्केनिक करप्शन हुआ, वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3 आए। इन्होंने बेटा जी अर्ली अर्थ को सराउंड कर दिया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं था एंड वेरी हाई टेम्परेचर था। फिर सन से यूवी रेज आई, वाटर वेपर पर डली एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया। हाइड्रोजन लाइटर इन वेट था, वो एस्केप हो गया एंड ऑक्सीजन जो है वो मीथेन, अमोनिया इन सब के साथ कंबाइन होकर वाटर वेपर, CO2, ओजोन ये सब बनाने लग गया। फिर जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हुए, कूल डाउन हुए एंड अल्टीमेटली लिक्विड की फॉर्म में डले, रेन की फॉर्म में डले अर्थ के डिप्रेशन पर। एंड आज हम उन्हीं डिप्रेशन में जिसमें पानी भरा हुआ उनको हम ओशंस बोलते हैं। अर्थ तो आई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन उसके 500 मिलियन साल के बाद क्या आया? लाइफ आई, दैट इज 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब लाइफ कैसे आई? बहुत सारी थ्योरीज आई। एक थ्योरी बेटा आपकी दी हुई है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फादर सुआरेस 3 पॉइंट दिए थे, तीनों ही गलत थे। इन्होंने बोला था कि अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है, गलत पॉइंट। इन्होंने बोला लाइफ इज क्रिएटेड एज सच, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ आज तक, कोई मरा ही नहीं है, कोई नया स्पीशीज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, गलत लाइन। नो न्यू स्पीशीज एडेड एंड नो स्पीशीज गॉट एक्सटेंट, ये भी बात बिल्कुल ही गलत है। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जिसको ग्रीक थिंकर्स मानते हैं आज के भी एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं, विच इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो प्लैनेट से आई, किसी और प्लैनेट से आई, किसी और प्लैनेट से पैनस्पर्म आए, स्पोर्स आए, स्पर्म्स आए, जिसकी वजह से नई लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। फिर एक थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये कहती है लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से आई, मड से आई, स्ट्रॉ से आई, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इस थ्योरी को गलत किसने प्रूव किया? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने बोला लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और उन्होंने अपने स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी कर दिया। रेडियोस प्लानजानी ने भी प्रूव किया। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई? इसका आंसर किसने दिया? ओपरेन एंड हॉल्डेन। इन्होंने बोला लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनएनिमेट मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, या फिर सिंपल ऑर्गेनिक, और वो जो सिंपल ऑर्गेनिक होता है वो इनऑर्गेनिक से बनता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है जैसे कि RNA, प्रोटीन, यहां से अपनी लाइफ आई। तो कहते थे कि यार पहले फ्री एटम्स होते होंगे, फिर सिंपल इनऑर्गेनिक बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बने, यानी फिर अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, इससे अपनी क्या आई? लाइफ आई। ठीक है, इन्होंने प्रूव कुछ नहीं किया था, सिर्फ बोला था कि अर्ली अर्थ पे हाई टेम्परेचर था, वैम था, WHAM। WHAM का मतलब वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, ये सब चीज। ऑक्सीजन नहीं था, मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वोल्केनिक एरप्शन हो रही थी, लाइटनिंग से खूब सारी एनर्जी आ रही थी। लेकिन उसको प्रूफ किसने किया? प्रूफ वाज गिवन बाय स्टैनले मिलर। इसने क्या किया? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 ईयर याद रखना। स्पार्क एंड डिस्चार्ज अपरेटस लिया, बिल्कुल सेम कंडीशन को कॉपी करने की कोशिश करी, वैम डाला यहाँ पर, 75,000 वोल्ट्स का बेटा जी करंट, यानी कि लाइटनिंग जैसा करंट जनरेट करने की कोशिश की। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पूरे अपरेटस को रखा, सेम जो अर्ली अर्थ पे टेम्परेचर था। एंड 8 दिन बाद नोटिस किया यहाँ पर एक लाल से रंग का फ्लूइड आ जाता है। जब इसको केमिकली एनालाइज किया तो बेसिकली इट वाज अमाइनो एसिड्स, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो मतलब लाइफ आ रही है इनऑर्गेनिक मैटर से ही आ रही है। अब ऐसे और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ में मेरे बच्चों शुगर्स बनी, और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एनालाइज किया, कुछ में डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बने। फिर मेरे बच्चों मीटियोर्स को एनालाइज किया गया, जो मीटियोर्स मेरे बच्चों धरती पर गिरे। ठीक है, मीटियोर्स को जब एनालाइज किया तब भी देखा यार सिमिलर टाइप के अमाइनो एसिड शुगर बन रहे हैं, मतलब कहीं और जो लाइफ बन रही है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि लाइफ कहां से आई? फ्रॉम फर्स्ट लाइफ कहां से आई? फ्रॉम इनएनिमेट मैटर आई। फिर मेरे बच्चों प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट से आपके यूबायोन्ट्स बने, देन कॉम्प्लेक्स नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल, सेलुलर मॉलिक्यूल। नहीं, इस तरीके से धीरे धीरे लाइफ आई। अब आपको याद क्या रखना है?
फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। नॉन सेलुलर फॉर्म कब आई? 3 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? मल्टीपल एविडेंसेस है। यहाँ से एक सवाल 100% है। पहला एविडेंस है फॉसिल। फॉसिल के एविडेंस को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल होते हैं हार्ड पार्ट्स और डेड रिमेन्स। फॉसिल से अपने को पता चलता है कि अब इस हमसे पहले पास्ट ऑर्गेनिज्म कौन से थे, क्या डिफरेंस था, क्या टाइमलाइन है, जियोलॉजिकल टाइमलाइन आपको अपने को पता चलता है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल जो है लंदन के म्यूजियम में आज भी है, उसमें आप देखेंगे बर्ड्स वाले भी फीचर्स हैं और रेप्टाइल वाले फीचर है। जैसे रेप्टाइल में देखेंगे तो यार इसके पास टेल है, बोन्स है, जॉज है, वीक स्टर्नम है। बर्ड्स वाले फीचर देखेंगे इसके पास बीक है, इसके पास फेदर्स हैं, इसके जो हाइंड लिम्स है वो बिल्कुल बर्ड्स के पैटर्न में है। तो यहाँ से पता चला कि रेप्टाइल और बर्ड्स जो है वो आपस में रिलेटेड है। बहुत सारे तरीके के फॉसिल होते हैं। कई बार आपको आइस के अंदर पूरी डेड बॉडी एज इट इज मिल जाती है। इंटैक्ट फॉसिल है, पेट्रिफाइड फॉसिल है जो रॉक में कन्वर्ट हो गए, कंप्रेशन फॉसिल जिसका पूरा आउटलाइन मिल जाता है, कॉप्रोलाइट्स जिसमें आपको फीकल मेटल्स मिल रहे हैं, एंड पाइलेनोफॉसिल्स जिसको हम पॉलन ग्रेन के माइक्रोफॉसिल बोलते हैं। एज ऑफ फॉसिल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। एज ऑफ फॉसिल कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके, या तो एब्सोल्यूट डेटिंग, मतलब अर्थ को खोदो, जो नीचे नीचे मिलेगा वो ओल्ड फॉसिल होगा, जो ऊपर की साइड पे मिलेगा वो रिसेंट फॉसिल होगा। दूसरा, तुम रेडियो एक्टिव मटेरियल का भी हेल्प ले सकते हो, विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डेटिंग। अगर कोई रॉक है जिसमें यूरेनियम का अमाउंट लेड से ज्यादा है, मतलब यूरेनियम अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो रिसेंट फॉसिल है। लेड का अमाउंट यूरेनियम से ज्यादा है तो वो क्या है? ओल्ड फॉसिल है। ठीक है, बाकी फाइलोजेन या फॉस वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, दैट इज ओ मिस मैरी प्रूव द इक्वेशन से आप याद कर सकते हैं। यहां से मुझे लगता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। दैट इज द एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है यहाँ पर हम कुछ ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला ऑर्गन मेरे बच्चों आता है आपका होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो है जिसमें ओरिजिन जो है वो सेम है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। एग्जांपल मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल, बैट, इन सबका ओरिजिन यानी कि बोन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ये अपने फोर लिम्ब को यूज करता है होल्डिंग के लिए, ये रनिंग के लिए, ये स्विमिंग के लिए, और ये फ्लाइंग के लिए। सेम अगर प्लांट्स में अगर मैं एग्जांपल देखूं तो टेंडल्स ऑफ क्यूकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, ओरिजिन सेम है, एक्सिलरी बर्ड, लेकिन फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन क्लाइंबिंग और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है। यहाँ पर और भी आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स का हार्ट, वर्टिब्रेट का ब्रेन, ये भी क्या है? आपके होमोलोगस ऑर्गन। देन आते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल उल्टे हैं होमोलोगी से। होमोलोगी तो देखो कॉमन एंसेस्ट्री बताती थी क्योंकि ओरिजिन सेम है। यहाँ अपने कह रहे हैं ओरिजिन सेम नहीं है, फंक्शन लेकिन क्या है? सेम है। ठीक है, फंक्शन क्या है? सेम है। जैसे कि फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये सब सेम फंक्शन है, लेकिन ओरिजिन सबका क्या है? डिफरेंट है। मतलब एनालॉगी आपकी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं बताती है। साथ में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस में बात करें तो आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद करना है, दैट इज HDAC। ठीक है, HD प्रिंट में, AC में बैठ के मूवी देखेंगे तो HD होमोलॉगी, डाइवर्जेंट, एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट। ठीक है जी, यस। वेस्टिजियल ऑर्गन है जिनका आज कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, बट हमारे पूर्वजों में था या अर्ली मैन में होता था, जैसे कि विजडम टूथ, थर्ड मोलर, हमारा टेल का वर्टिब्रा, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, अपेंडिक्स एंड बॉडी हेयर। देन आपके पास आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 बार सवाल आ चुके हैं कि किसने दिया था और किसने डिसअप्रूव किया था। दिया किसने था? अर्नेस्ट हैकल ने, और डिसअप्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने। ये कहता है ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, या फिर कहता है कि जब हमने वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो देखा तो सब में एक कॉमन स्टेज देखी, गिल स्लिट्स, जो कि फिशेस के एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट है। फिर वॉन बेयर कहते हैं यार ऐसा नहीं होता, कभी भी आपको एम्ब्रियो में ऐसी चीज नहीं मिलती जो किसी के एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है जी। देन आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस कि यार तुम डीएनए प्रोटीन मैच करके देख लो, जिसके मैच कर गए उसका कॉमन एंसेस्ट्री है, जिसके नहीं करे उसका कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अडैप्टिव रेडिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4 नंबर का सवाल आ सकता है। ये कह रहा है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एंसेस्टर, एक ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग चेंजेस आते हैं, न्यू स्पीशीज बन जाता है। ठीक है, इट्स मेथड ऑफ स्पीसिएशन, मेथड ऑफ स्पीसिएशन। ये कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। एग्जांपल हियर इज डार्विन का फिंचेस इन द गैलापागोस आइलैंड। डार्विन गए थे HMS बीगल लेके, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखा, शिप के द्वारा गए थे साउथ अमेरिका के जंगलों में, कि यार एक ओरिजिनल सीड ईटिंग पॉपुलेशन थी। ओरिजिनल पॉपुलेशन कैसी थी? सीड ईटिंग। ठीक है, सीड ईटिंग से मेरे बच्चों बहुत सारे अलग वेराइटीज है, फ्रूट ईटिंग बनी, कैक्टस ईटिंग बनी, इंसेक्ट ईटिंग बनी, वेजिटेरियन बनी। तो अडैप्टिव रेडिएशन। और एग्जांपल इसका क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एक ओरिजिनल मार्सुपियल स्टॉक था जिससे टाइगर, कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल मोर, कैंगरू, ये सब बने। ठीक है, अब जो एवोल्यूशन ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी किसकी? मार्सुपियल्स की, वैसी एवोल्यूशन आपके प्लेसेंटल मैमल्स में भी हो रही थी, सिमिलर एवोल्यूशन। तो जब सिमिलर टाइप का अडैप्टिव रेडिएशन चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं?
कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ अडैप्टिव ग्रेडेशन प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, याद रहे कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देन आता है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। वन थ्योरी वाज गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क कहते थे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यूज एंड डिसयूज यानी कि जिस ऑर्गन को यूज करोगे वो इंक्रीज करेगा, जिस ऑर्गन को नहीं यूज करोगे वो डिग्रेड करेगा। जैसे कि जिराफ मेरे बच्चों जब खाना खा रहे थे तो नीचे की पत्ती खत्म हो गई, तो बड़े बड़े पेड़ बचे, तो उन्होंने यूज करना शुरू किया, अपने नेक को स्ट्रेच किया, तो उनका यूज करने से जो नेक है वो इलोंगेट हो गया। और फिर वो कहते थे कि ये कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट भी हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, सिर्फ वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है जो कि जर्म प्लाज्म में चेंज ला सकता है। और इसको प्रूव भी किसने किया था? ऑगस्ट वीएसमैन ने अपनी माइस की टेल काट काट के प्रूव कर दिया था, ठीक है। देन आता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्विन ने दी थी। डार्विन कहते थे कि यार हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्षमता है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन शो करने की, बट फिर भी रिप्रोडक्शन ज्यादा शो नहीं कर पाते। पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि कंपटीशन रहता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल की वजह से वही सर्वाइव करता है जिसके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन है, यानी कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जो सर्वाइव करेगा वही आगे रिप्रोडक्शन करेगा। मतलब ज्यादा प्रोजेनी कौन बनाएगा? फिट आदमी। तो डार्विन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन फिटनेस कौन सी थी? डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस कौन सी थी? तो आप याद रखेंगे डार्विन की फिटनेस जो थी ना, वो जिस फिटनेस की बात करता था दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता था। अब जो डार्विन बता रहे थे वही कहीं ना कहीं वॉलेस भी बता रहे थे, अल्फ्रेड वॉलेस, लेकिन कहां पर? मलय आर्किपेलागो व्हिच इज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया। डार्विन ने बात की थी एचएमएस बीगल में, वहां पर साउथ अमेरिका में। अब ये जो दोनों जो बता रहे थे एक्चुअली में इनका आइडिया नहीं था। इन्होंने एक एस्से पढ़ा था पॉपुलेशन पे, किसका? थॉमस मॉल्थस का। थॉमस मॉल्थस का एस्से पढ़ा था जिससे डार्विन का वर्क जो था वो इंस्पायर्ड था। वो भी यही कहता था कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उस स्पीड से बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपस में स्ट्रगल होता है, लड़ाई होता है, तो फिर जिसमें जो बेनिफिशियल वेरिएशन होता है वही आगे सर्वाइव करता है। नाउ द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी वर नेचुरल सिलेक्शन एंड द ब्रांचिंग डिसेंट। इसको एक्सप्लेन भी किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेलेनाइज्ड मॉथ की जो कहानी है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई पोल्यूशन नहीं था, SO2 नहीं था, 1850s की बात है। लाइकन जो है वो खूब ग्रो करते थे और ट्री थोड़े लाइट होते थे, तो उस समय लाइट विंग मॉथ का जो नंबर था ज्यादा था। जबकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे सूट, स्मोक, डस्ट पार्टिकल सब ट्री पे डिपॉजिट हो गया, लाइकन ग्रो नहीं कर पाए, 1920 की बात है। तब जो है वो डार्क विंग मॉथ ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि इस समय ये वाले मॉथ बच जाते थे, इनके बर्ड प्रेडेटर्स इनको देख नहीं पाते थे, और इस समय डार्क वाले मॉथ बच जाते थे क्योंकि डार्क बैकग्राउंड पे डार्क मॉथ दिखती नहीं थी, मेलेनाइज्ड मॉथ दिखती नहीं थी। तो इस समय सिलेक्शन किसका हुआ? लाइट वाले का। इस समय सिलेक्शन किसका हुआ? डार्क वाले का, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है दोनों समय पर नो वेरिएंट इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कोई भी खाली नहीं हुआ। तुम सोचो कि एक वेरिएंट एलिमिनेट हो गया, नहीं, कोई भी वेरिएंट एलिमिनेट नहीं हुआ है। देन आती है अपने पास ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी। ह्यूगो डिवरीज कहते थे भैया वेरिएशन कुछ नहीं होता डार्विन वाला, एक सिंगल लास्ट स्टेप म्यूटेशन होती है, सडन म्यूटेशन होती है, डायरेक्शनलेस म्यूटेशन होती है, जिससे एवोल्यूशन होती है। भाई डार्विन तो कहते थे कि एवोल्यूशन किससे होती है? स्लो ग्रेजुअल वेरिएशन से होती है, स्मॉल चेंजेस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। जबकि ह्यूगो डिवरीज कहते थे कि यार म्यूटेशन, एवोल्यूशन जो है म्यूटेशन से होती है, जो कि फास्ट, सडन, लार्ज होती है, डायरेक्शनलेस होती है। एंड दैट सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। इंपॉर्टेंट काम किस पे किया था इन्होंने? ओइनोथेरा लेमार्कियाना व्हिच इज इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, दैट इज ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओके जी। देन अपने पास आता है हार्डी विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग कहता है कि अगर एक कोई पॉपुलेशन है, आप उसमें मान रहे हो कि एवोल्यूशन नहीं हो रही है, और आप ये भी मान रहे हो कि उसमें रैंडम मेटिंग है, तो उस पॉपुलेशन में अलील की जो फ्रीक्वेंसी वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, जनरेशन दर जनरेशन। जीन पूल जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, एंड सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल दो अलील है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए p है, ठीक है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी p है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आपकी q है, तो कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो p स्क्वायर, स्मॉल ए की देखेंगे तो q स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए की देखेंगे तो 2pq। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस, याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट मान रहे हैं, एंड p प्लस q इज इक्वल टू 1। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने न्यूमेरिकल्स कराए में आपको डिटेल वन शॉट में, उसको जरूर आप देख कर जाइएगा। अब कौन से फैक्टर्स है जो हार्डी विनबर्ग को डिस्टर्ब कर सकते हैं? म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, माइग्रेशन है, रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये क्यों डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्योंकि सब एवोल्यूशन ला सकते हैं। हार्डी विनबर्ग तो कहते थे मैं तो तब काम करूंगा जब एवोल्यूशन नहीं होती है, ठीक है जी, यस। चलो ये एडिशनल बेटा बच्चों इस पे एक न्यूमेरिकल आ चुका है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल p या q निकालना होता है। PYQ आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज भी आपको लिख दिए हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन कहती है कि अगर मीन वैल्यू सिलेक्ट होगी तो वो सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। अगर मेरे बच्चों को एक डायरेक्शन सिलेक्ट होगी, जैसे कि मॉथ वाले केस में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट वाला सिलेक्ट हो रहा है, आफ्टर डार्क वाला हो रहा है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर दोनों
एजेस वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, मीन वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, डिसरप्टिव सिलेक्शन। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट एक रैंडम चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जिससे जिससे कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता, रैंडम चेंज है। ठीक है जी, एक्सीडेंटल चेंज है। दो तरीके से काम कर सकती है, एक तो फाउंडर्स इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट कहता है कि कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन में से फ्यू पीपल यहां से लीव कर जाए एंड नई जगह जाकर बसावट कर लें। ठीक है, फाउंडर्स इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट कहता है कि यार इस बॉटल के अंदर फॉर एग्जांपल 4 तरीके की स्पीशी है, कोई एक तरीके का स्पीशी बाहर निकला, क्या उसको वापस डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। जैसे कि हमने देखा ओवर हंटिंग की वजह से चीता का जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गया, बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटल का नेक जो है वो छोटा होता है ना, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार जो स्पीशी छोड़ के गए वो यार फिर चेंज परमानेंट आ चुका है। देन आपको कुछ याद करना है, दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें कुछ डेटा है जो याद करना है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट आए, 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस आई, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स आए। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स अगो लैंड रेप्टाइल्स ने पूरा वो कर लिया। देन मेरे बच्चों कुछ रेप्टाइल ऐसे भी आए जो कि पानी में भी चले जाते थे। देन 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? दो रीजन दिए हुए हैं, या तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा या फिर वो डायनासोर आपके बर्ड्स में कन्वर्ट हुए होंगे। 1938 में सीलोकैंथ फिशेस जो कि थॉट टू बी एक्सटिंक्ट थी, उनको डिस्कवर किया। वो ऐसी फिशेस थी जो कि यार लैंड पर भी आ जाती थी और फिर वापस पानी में भी चली जाती थी, यानी कि दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ व्हाट, दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियन, मॉडर्न डे एम्फीबियन। ठीक है, देन यही है सीलोकैंथ लॉबफिन इवॉल्वड इनटू एम्फीबियन जो कि लैंड वाटर दोनों पे रहती है। एम्फीबियन से रेप्टाइल बना जो कि थिक लेइंग एग बनाते थे। देन मॉडर्न टर्टल्स, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल, ये सब डिसेंडेंट्स किसके हैं? रेप्टाइल्स के। फर्स्ट मैमल किसकी तरह थे? श्रूज की तरह थे, वेविपेरस थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव ही क्यों करे? क्योंकि वहां पर क्या था? कंपटीशन नहीं था ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देन मेरे बच्चों ये दो आप याद रखिएगा, दैट इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड दैट ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब ये वाला डायग्राम भी आपका बना हुआ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर। एक तो इसमें आर्कियोप्टेरिक्स दिया हुआ है जो कि बर्ड और रेप्टाइल का मिसिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। साथ में टाइरेनोसोरस रेक्स दिया हुआ है विच इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा वाला डायनासोर है, 20 फीट इन हाइट है एंड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक इसके पास दांत प्रेजेंट है। देन एक क्वेश्चन 100% कहां से आ रहा है आपका? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन से आ रहा है। आपको याद रखना है यहाँ पर द्राहेन, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हेविलिस, इरेक्टस एंड निएंडरथॉल। निएंडरथॉल के बाद आपका मॉडर्न मैन आएगा, मॉडर्न मैन आएगा। ड्राई और रामा की बात करें, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे, राम राम ह्यूमन टाइप लगता है नाम, मैन लाइक थे। ठीक है जी, यस मैन लाइक थे। 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो देखोगे तो यार फॉसिल्स जो है मिले, मैन लाइक बोन्स के फॉसिल मिले इथियोपिया एंड तंजानिया में से, वहां से होमिनिड लाइक फीचर अपने को मिला जो कि ईस्ट अफ्रीका में चलता था एंड ह्यूमन बोन्स उसके पास 3 to 4 फीट टॉल था। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस मेरे बच्चों फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमिनिड, हैंडी मैन इसको बोलते हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी तुम नोटिस करो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देन होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 900 सीसी। निएंडरथॉल मैन 1400 सीसी, 40,000 to 1.5 लाख ईयर्स अगो। देन आते हैं होमो सेपियंस 10,000 to 75,000 ईयर्स अगो, आइस एज के अराउंड आए। निएंडरथॉल मैन के बारे में कुछ खास बात है कि यार इनके पास रिलीजन आ गया था, ब्यूरियल कल्चर, अपनी डेड बॉडीज को बरी करते थे एंड अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइट्स का भी इस्तेमाल करते थे। इनके फॉसिल्स कहां पर मिले? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। जबकि होमोसेपियंस मैन के फॉसिल कहां पर मिले? अफ्रीका में। याद रखना, निएंडरथॉल एशिया में, मैन के फॉसिल अफ्रीका में मिले एंड धीरे धीरे वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में गया। आपसे पूछा जा सकता है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन कहां हुआ था, तो तुम एशिया नहीं बोलोगे, तुम अफ्रीका बोलोगे। निएंडरथॉल पूछेंगे तो कहां मिले फॉसिल? एशिया में मिले। देन होमोसेपियंस जब में एग्रीकल्चर आया 10,000 साल पहले, केव पेंटिंग आए 18,000 साल पहले। कहां पर? भिमबेटका केव पेंटिंग, रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वहां पर मेरे बच्चों हमने देखी है। एंड देन मेरे बच्चों कुछ ज्यादा बायोलॉजिकल चेंज नहीं आया एंड बस कल्चरल चेंज ही ज्यादा आया। ठीक है जी, यस। इसमें आपको ब्रेन कैपेसिटी याद रखनी है क्या क्या है सबकी एंड ए ऑर्डर जो है वो याद रखना है। फिर मेरे बच्चों यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ ह्यूमन, बेबी चिंपैंजी एंड चिंपैंजी। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन का जो स्कल है वो ज्यादा किससे मैच कर रहा है? बेबी चिंपैंजी से मैच कर रहा है। ये बेबी चिंपैंजी है, ठीक है, बेबी चिंपैंजी है। और ये वाला एडल्ट चिंपैंजी है, ये वाला एडल्ट चिंपैंजी है। तो ह्यूमन का जो स्कल है वो ज्यादा किससे मैच करता है? बेबी चिंपैंजी से मैच करता है रादर देन द एडल्ट चिंपैंजी। ठीक है जी, सो विद दिस वी आर डन विद एवोल्यूशन। मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम सारे चैप्टर्स कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर करें एंड डू लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।